स्वागत है आप सभी का MKJ हिस्ट्री क्लासेज में। NCERT 12वीं क्लास के अध्याय 1 का हम 2 भाग लेके आ चुके हैं। इससे पहले ये इसका तीसरा भाग है जिसमें आज हम मोहरें, लिपि तथा वाट यहाँ से अध्ययन को शुरू करेंगे। इससे पहले हमने इस सभ्यता के बारे में काफ़ी बातें की थी। उसी संदर्भ में अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। मोहरें, लिपि तथा बाँट, यानी सिंधु सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, मोहरें कैसी थी, बाँटों के संदर्भ में क्या बताया गया है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ एक मुद्रांकन है। ये मुद्रांकन रोपड़ से मिला है। कहाँ से मिला है? रोपड़ से, जिस पर ये विभिन्न प्रकार की मोहरें दिखाई दे रही होंगी आपको। मोहरें तथा मुद्रांकन। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। लंबी दूरी के जो संपर्क होते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जब व्यापार करते थे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते थे तो इन मोहरों का प्रयोग करते थे। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया, उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। सबसे पहले तो ये इस बात की बारे में बताना चाह रहा है कि जब कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था तो उसका अनुमान कैसे लगाया जाता था कि वह माल सुरक्षित पहुंचा है या नहीं, या फिर उसके साथ बीच रास्ते में कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है, या किसी ने सामान को खोलने का प्रयास तो नहीं किया है। तो इसके बारे में देखो, इस प्रकार से उसमें मोहरें लगा दी जाती थी। गीली मिट्टी होती थी जिस पर ठप्पा लगा दिया जाता और जहाँ बांधा जाता था वहाँ पर इसको लगा दिया जाता, जिससे क्या है, मोहर पूरी दिखाई देती थी। जैसे इसमें मोहर पूरी दिखाई दे रही है। अब अगर बीच में इसको कोई खोलने का प्रयास करेगा, इससे छेड़छाड़ी करेगा, तो फिर ये मोहरें हैं जिनका ये जो निशान दिखाई दे रहा है ये हट जाएगा एक तरह से। तो यहाँ पता लगाया जा सकता था कि अगर किसी भी समय इनके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई हो, इनको खोलने का प्रयास किया गया हो, तो उसके बारे में पता लगाया जा सकता था। एक रहस्यमयी लिपि। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम में पदवी को दर्शाता है। मोहरों पर कुछ लिखा हुआ है जो मालिक के नाम में पदवी को दर्शाता है। मोहरों पर जो लिखा हुआ है वो कि भाई ये मोहर किस व्यक्ति की है या किस राजा की है, अगर राज व्यवस्था वहाँ पर थी तो, या फिर किस मंत्री आदि की है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर का होता था, वृषभ का चित्र होता था। अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। यानी कि कुछ विद्वानों ने ये कहा है कि इस मोहर के ऊपर, यानी अधिकतर वृषभ की मोहर थी, इसके ऊपर जो चित्रांकन है वो ऐसे व्यक्तियों के लिए था जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे। वो क्या है, चित्र से समझ जाते थे कि अमुक चित्र किस व्यक्ति का है या किस राजा का है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है। लिपि के बारे में अगर बात किया जाए तो अधिकांश अभिलेख छोटे हैं। सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह हैं। सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? 26। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं थी। वर्णमालीय लिपि नहीं थी ये, जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर और व्यंजन को दर्शाता है। जैसे कि हम मानते हैं ना, हिंदी में हमारे मानते हैं, जैसे हिंदी में वर्णमाला है तो उसमें लगभग 52 चिन्ह हैं। इसी तरह अंग्रेजी में हम मानते हैं तो अंग्रेजी में भी जो वर्णमाला है उसमें लगभग 26 चिन्ह हैं। तो इस तरह से अगर इसमें देखा जाए हड़प्पा सभ्यता में, तो यहाँ कोई वर्णमालीय नहीं थी, वर्णमाला नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400। यानी अगर वर्णमाला होती तो एक दूसरे शब्द उससे जुड़े हुए होते और कम मात्रा में होते, लेकिन यहाँ पर 375 से 400 के बीच शब्द है।
ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। लिपि किधर से किधर लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर। अब इस बात का हमारे पास क्या प्रूफ है? इस बात का हमारे पास जैसे उदाहरण के तौर पर ये पृष्ठ है हमारा, तो आमतौर पर आज के समय में अगर देखा जाए तो हम बाएं से लिखते हैं, तो बाएं से लिखते हैं तो यहाँ से थोड़ा जगह छोड़ते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं इस तरह, और यहाँ लास्ट तक लिखते हैं, कोई लाइन छोटी रह जाती है उसको बीच में भी छोड़ देते हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले इधर से लिखना स्टार्ट किया उन्होंने क्योंकि इधर जगह छूटी हुई थी, अंतराल था यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ जो है लास्ट तक बिल्कुल अक्षर लिखे हुए थे, कोई बीच में लाइन ख़त्म हो गई तो यहाँ तक भी थी। इस प्रकार पता लगाया जा सकता है कि एक तो दाईं ओर जगह छोड़ी जाती थी, इससे पता चलता है कि दाईं ओर से लिखते थे, और दूसरा लास्ट में संकुचित जगह होती थी, बिल्कुल जैसे कोई थोड़ी बहुत अक्षर कुछ लिखने होते थे तो उनको भी उसमें कोशिश की जाती थी कि एक लाइन में आ जाए। तो इससे पता चलता है कि ये जो लिपि है ये दाईं ओर से बाईं लिखी जाती थी। वर्णमालीय लिपि नहीं थी। सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह हैं और इसमें जो चिन्हों की संख्या थी वो लगभग 375 से 400 तक थी। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मोहरें, तांबे के औजार, मर्तबानों के अम्बट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ, आभूषण, अस्थि छड़े, यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट्ट। याद रखिए, हो सकता है कि नष्टप्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? यानी कि कुछ वस्तुएं जिन पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे मोहरें, तांबे के औजार, मर्तबानों के अम्बट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, उन पर लिखा हुआ है। इसके अलावा प्राचीन सूचना पट्ट भी मिला है। नष्टप्राय वस्तुओं पर भी शायद लिखा जाता होगा, जैसे कि नष्टप्राय वस्तुओं में हम ले लेते हैं जैसे लकड़ी, इसके अलावा भुर्जपत्र, उनकी छाल पर, पेड़ों की जो छाल पर लिखा जाता था, पेड़ों की छाल पर, कपड़े आदि पर भी प्रमाण मिले हैं, कपड़े पर भी लिखा जाता था। ये नष्टप्राय वस्तु थी, सामान्यतः इन पर भी लिखा जाता था। ये नष्ट प्राय होने वाली वस्तुएं थी जो एक समय के बाद नष्ट हो जाती थी, तो इन पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा मोहरें, तांबे के औजार, मर्तबानों के अम्बट, तांबे मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण और अस्थि छड़े, यहाँ तक कि हड्डियों की जो मिला है, उन पर भी विभिन्न प्रकार से कुछ न कुछ मोहर छपी हुई है या फिर लिखा हुआ है। ये जो रोपड़ से मिला है, रोपड़ कहाँ पर है? रोपड़ की हम बात करें तो रोपड़ पंजाब में है। कहाँ पर है रोपड़? पंजाब में। तो रोपड़ से हमें ये मुद्रांकन मिला है, इसको भी हमें याद रखना है। बांटों के बारे में बात करते हैं। विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित होते थे। विनिमय यानी कि एक तरह से आप समझते हैं लेन देन, जब व्यापार करते हैं तो विनिमय होता है। विनिमय पहले वस्तुओं के माध्यम से होता था, क्योंकि मुद्रा नहीं थी तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती थी और दी जाती थी। तो विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बांट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? चर्ट नामक पत्थर से। और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे, यानी निशान नहीं होता था इन पर, किसी प्रकार का निशान नहीं था। आकार कैसा होता था? घनाकार होते थे। इन बांटों के निचले मानदंड द्विआधारीय 1, 2, डबल 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। ऊपरी मानदंड यानी कि ज़्यादा मात्रा में जब मापा जाएगा तो वहाँ पर दशमलव प्रणाली का उपयोग किया जाता था। छोटे बांटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। आभूषण और जो मनके थे, महंगी वस्तुएं, उनको तोलने के लिए छोटे बांटों का प्रयोग किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। तो बांटों के बारे में अगर बात की जाए तो चर्ट नामक पत्थर से बनते थे। किससे बनते थे?
चर्ट नामक पत्थर से बनते थे। इसके अलावा निशान रहित थे, यानी किसी भी प्रकार का उन पर निशान नहीं मिलता था। आकार की बात की जाए अगर तो घनाकार थे और दो प्रकार के बाट मिलते हैं। एक तो द्विआधारीय मानदंड था इनका, द्विआधारीय जिसको हम कह सकते हैं बाइनरी सिस्टम, जिसमें क्या होता था अक्सर मात्राएं डबल हो जाती थी, जैसे 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, 16 की 32। तो इस तरह कहाँ तक थे ये? अधिकतम जो माप थी इसकी 12,800, ये इसकी अधिकतम माप थी 12,800 तक। इसके अलावा ऊपरी मानदंड यानी कि थोड़े ज़्यादा वजन वाले जो बाट थे वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। कौन सी प्रणाली का? दशमलव प्रणाली जिसको कहते हैं डेसिमल सिस्टम। क्या कहते हैं? डेसिमल सिस्टम। तो इसमें क्या होता था, 10 से गुणांक किया जाता था। जैसे 1 को गुणा कर दिया 10 से बराबर 10 हो गया, फिर 10 को 10 से कर दिए बराबर 100 हो गया, फिर 100 को 10 से कर दिया बराबर 1000 हो गया, इस तरह से। यानी ये थी दशमलव प्रणाली। तो जहाँ ज़्यादा वजन वाली चीज़ों की तोलने की आवश्यकता होती थी तो वहाँ पर यानी ऊपरी मानदंड जो था वो दशमलव प्रणाली पर आधारित था, और निचला जो मानदंड है वो द्विआधारी जिसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं, यहाँ पर आधारित था। कुछ छोटे बाट मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आभूषण आदि तोले जाते थे, मन के आदि तोले जाते थे। इसके अलावा धातु के बने तराजू के पल्ले भी मिले हैं। तो आपको ये याद रखना है भाई, बाट किससे बनाए जाते थे? चर्ट नामक पत्थर से। कहीं बाटों के बारे में भी तुम ये मत बोल देना कि बाट सैल खड़ी के द्वारा बनाए जाते थे। सैल खड़ी के द्वारा तो मोहरें बनाई जाती थी। प्राचीन सत्ता के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि सत्ता कैसी थी, क्या राजतंत्र था या नहीं था, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, पुरोहित राजा की। अक्सर इस तरह की जो मूर्तियां हैं वो मेसोपोटामिया साम्राज्य से मिली हैं। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वहाँ से इस प्रकार का राजा की या पुरोहित राजा की मूर्तियां मिली हैं। तो उनका जो स्थापत्य है उसका समीकरण जो है, उनकी जो तुलना है वो यहाँ की गई है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता को ही लें, जैसा कि मृद भांडों, मोहरों, बांटों तथा ईंटों से स्पष्ट है। इनमें एकता थी, मृद भांड, मोहरें, बांटें और ईंट, यानी कि पूरी सभ्यता में एक जैसे मिले हैं। मृद भांड भी एक जैसे मिले हैं, मोहरें भी एक जैसी मिली है, बांट भी एक जैसे मिले हैं, यहाँ तक कि ईंटें जिनका आकार था 4:2:1, 4:2:1 के अनुपात में ईंटें थी। तो पूरी सभ्यता में एक जैसी मिली है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था और जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। ईंटें जिनके बारे में बात की गई हमने अभी 4:2:1 ये अनुपात था। हमने यह भी देखा कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। यानी बस्तियां एक स्थान से दूसरे मतलब आवश्यकता के अनुसार स्थापित की गई थी। जैसे कि मन के बनाने का कारखाना चंदूदड़ों में था तो चंदूदड़ों में उन्होंने बस्ती स्थापित कर दी। इसके अलावा लोथल का भी बहुत उपयोग होता था। एक बंदरगाह नगर था लोथल, तो विभिन्न प्रकार के यातायात के साधन वहाँ आते थे, जहाज बड़े बड़े आते थे, तो वहाँ उन्होंने लोथल की स्थापना कर दी। इस तरह से आवश्यकता के हिसाब से बस्तियाँ स्थापित की जाती थी। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों और चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया, क्योंकि बहुत बड़ी श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये पुरोहित राजा है, इसको आप देख सकते हैं। पुरोहित राजा ऐसा माना जाता है कि इसके द्वारा यहाँ पर शासन संचालन किया जाता था। प्रासाद तथा शासक, अब हम बात करते हैं प्रासाद, जिसको हम कहते हैं राजा का जो महल होता है उसको कहते हैं राजप्रासाद। राजप्रासाद यानी कि महल एक तरह से। और शासक के बारे में हम बात करें तो
सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधीन लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं। यानी पुरातात्विक जो विवरण है वहाँ से हमें ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है कि सत्ता के बारे में किस प्रकार की धारणा थी या सत्ता किस प्रकार से संचालित होती थी, या राजा होता था या नहीं होता था। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी है। प्रासाद यानी महल कहाँ से मिला है भाई? मोहनजोदड़ो से। ये आपको याद रखना है। कहाँ से मिला है प्रासाद? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से एक विशाल प्रासाद मिला है, तो उसको एक महल की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? महल की संज्ञा दी है पुरातत्वविदों के द्वारा, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली। यानी महल तो मिला है लेकिन उससे संबंधित कुछ वस्तुएं भी मिलनी चाहिए थी। भाई राजा अगर कहीं रहता है, अपने राजमहल में रहता है, तो वहाँ उससे संबंधित वस्तुएं भी तो मिलेंगी, काम आने वाली चीज़ें और भी बहुत सारी वस्तुएं जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा माना जाए कि केवल राजमहल ही मिला, इसके अलावा और कोई सामग्री नहीं मिली, तो थोड़ा पुख्ता सबूत नहीं है। इसलिए कहा गया है कि भाई अगर वो प्रासाद है तो उससे संबंधित कोई चीज़ें भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। ये पुरोहित राजा जो हमने अभी चित्र देखा था इसका, तो इसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे। क्यों है भाई ऐसा? इन्होंने इसको पुरोहित राजा क्यों माना है? जो मूर्ति मिली है उसको वो इसलिए माना है कि जो पुरातत्वविद थे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से परिचित थे और वहाँ पर राजा पुरोहित होता था और उसे पुरोहित राजा कहते थे। अब उसी प्रकार से उसी से मिलती जुलती मूर्ति यहाँ भी मिली, तो इन्होंने यहाँ भी इसका जो है तुलना है वो उसके साथ की है, मेसोपोटामिया के जो पुरोहित राजा उनके साथ की। भाई यहाँ भी एक पुरोहित राजा था। यही समानता उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की आनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी हैं। जो अनुष्ठानिक प्रथाएं हैं वो ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी हैं, क्योंकि कुछ मिला नहीं है ना भाई, लिपि को पढ़ा ही नहीं जा सका है। और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। भाई मेसोपोटामिया में ऐसा होता था। कहाँ पर होता था? मेसोपोटामिया में। अब मेसोपोटामिया में ऐसा होता था कि जो पुरोहित होता था उसी के हाथ में सत्ता होती थी। किसके हाथ में? पुरोहित के हाथ में सत्ता होती थी। वो यज्ञ आदि करवाता था और वो ही राजा होता था, अनुष्ठानिक कार्य करवाने वाला। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रूफ या सबूत हमें नहीं मिला है, साक्ष्य हमें नहीं मिला है जिससे हम ये कह सकें कि भाई सिंधु सभ्यता में भी या हड़प्पा सभ्यता में भी वही काम किया जाता था जो पुरोहित राजा मेसोपोटामिया सभ्यता में काम करता था। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। अब हम अगर आगे बात करते हैं इनके बारे में कि किस प्रकार से इसके बारे में कहा गया कि क्या हड़प्पा में या हड़प्पा सभ्यता में शासक थे या नहीं थे। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। पहला वर्ग ऐसा है पुरातत्वविदों का जिन्होंने कहा कि भाई हड़प्पाई समाज में शासक थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ और यह तर्क देते हैं कि एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं में जो समानताएं हैं, नियोजित बस्तियों के साक्ष्य, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्तिसंगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए या कार्यान्वित किए गए होंगे। यानी कि अगर बात की जाए पुरातत्वविदों के द्वारा, तो पुरातत्वविद भी तीन भागों में बटे हुए हैं। पहले पुरातत्वविद कहते हैं कि भाई राजा होता था और सबका समान सबका जो समान है, एक तरह से समान विकास होता था, ये कहा जा सकता है। इसके अलावा दूसरी विचारधारा के लोग कहते हैं कि राजा होता था, ये भी कह रहे हैं कि राजा होता था, मगर प्रत्येक शहर का या प्रत्येक केंद्र का, प्रत्येक शहर का अलग अलग होता था। प्रत्येक शहर का अलग
अलग शासक होता था। और तीसरी विचारधारा वाले लोग कहते हैं कि शासक होता था, बिल्कुल इन्होंने भी माना है, शासक होता था, मगर पूरी सभ्यता का केवल एक ही शासक होता था, केवल एक ही शासक होता था। अब इन्होंने तर्क भी दिया है, इन्होंने क्या तर्क दिया है, पूरी सभ्यता का एक ही शासक होता था। इसके पक्ष में इन्होंने तर्क दिया है कि भाई मोहरें समान मिली हैं, मोहरें बिल्कुल समान मिली है सभी जगह से। इसके अलावा बाँट समान मिले हैं। इसके अलावा ईंटें भी समान मिली हैं, क्योंकि ईंटों का आकार जो है समान मिला है। इसके अलावा मृद भांड के बारे में बात की जाए तो मृद भांड भी समान मिले हैं। यानी इन्होंने तर्क दिया है, बाकायदा तर्क के साथ तीसरे जो विचारधारा के पुरातत्वविद ने उन तर्क के साथ बताया है कि शासक होता था और पूरी सभ्यता में एक ही शासक होता था, क्योंकि पूरी सभ्यता में जो हमें मिली है, जैसे कि मोहरें मिली है, बाँट मिले हैं, ईंटें मिली है, मृद भांड मिले हैं, वो एक जैसे मिले हैं, जैसा कि हमने इससे पहले अभी पढ़ा था। तो ये जो अंतिम परिकल्पना है, ये सबसे युक्ति संगत प्रतीक होती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही राजा के द्वारा इतनी बड़ी जो सभ्यता है उसका संचालन किया जाता होगा। हो सकता है कोई ऐसी परंपरा रही होगी कि राजा के साथ भी उसके मंत्री संत्री आदि रहे होंगे, लेकिन पुरातत्वविद इस मामले में 3 भागों में बटे हुए हैं, जिनके बारे में हमने अभी अध्ययन किया। सभ्यता का अंत, ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। यानी हमें क्या प्रूफ मिले हैं भाई, 1800 BC, 1800 ईसा पूर्व, और विकसित हड़प्पा स्थल माने गए थे 1900 ईसा पूर्व तक, यानी 2600 से और 1900 BC तक माने गए थे। तो लगभग उसके 100 वर्ष का अंतराल है। माना जाता है कि सारे जो विकसित हड़प्पा स्थल थे वो त्याग दिए गए थे, अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। जैसे जब इनको त्याग दिया था, यहाँ से ये लोग पलायन कर गए थे, तो उसके बाद जैसे कुछ लोग इधर आ गए, जैसे कि गुजरात की तरफ, गुजरात, कुछ इधर से इधर की तरफ उतर गए, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा की तरफ। यानी कि जब विकसित हड़प्पा स्थलों का अंत हो गया, पतन हो गया, ख़त्म हो गए, तो लोग वहाँ से एक दूसरी जगह पलायन किए। तो पलायन कुछ इधर आ गए गुजरात की तरफ, कुछ पंजाब और हरियाणा की तरफ चले गए। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जैसे कि सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इन्होंने कहा है कि भाई 1900 के बाद भी, जब विकसित हड़प्पा का पतन हुआ, उसके बाद भी कुछ शहर अस्तित्व में रहे, बिल्कुल कुछ परिवर्तन भी हुए। तो संस्कृति में क्या बदलाव आया देखो, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुएं, जिनमें बाँट, मोहरों, विशिष्ट मनकों, ये समाप्त हो गए। यानी कि भाई देखो, बाँट समाप्त हो गए, ये परिवर्तन है, परिवर्तन, बाँट समाप्त हो गए। और मोहरों के बारे में बताया था, मोहरें समाप्त हो गई, यानी धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गई। मन के समाप्त हो गए, मन के समाप्त हो गए। लेखन कला, लंबी दूरी का व्यापार, लेखन कला और लंबी दूरी का व्यापार, लंबी दूरी का व्यापार, लंबी दूरी का व्यापार। शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई, यानी कि मन के बनाने की आदि की शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई।
यानी धीरे धीरे सारी चीज़ों का पतन होने लग गया। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ भाई। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हो गया, यानी कि पतन हो गया इनका भी। बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण बंद हो गया। बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण बंद हो गया। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा जाने लगा है। यानी परिवर्तन हुए एक साथ, और परिवर्तन क्या हुए, देखो बड़े स्तर पर परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों में हमने देखा कि बांट समाप्त हो गए, मोहरें समाप्त हो गई, मनके भी समाप्त हो गए, लेखन कला जो चल रही थी उसका भी लगभग विनाश हो गया, लंबी दूरी का व्यापार समाप्त हो गया, शिल्प उत्पादन की विशेषज्ञता थी वो भी समाप्त हो गई, आवास निर्माण की जो तकनीक थी उसमें ह्रास हुआ, प्लस बड़ी संरचनाएं जो थी उनका भी पतन हुआ। बड़ी संरचनाओं जो थी उनका निर्माण नहीं हुआ, उनका भी पतन हुआ। तो इस तरह से ये परिवर्तन हुए। अब ये परिवर्तन हुए तो ये परिवर्तन एक विशेष संस्कृति की ओर हमें बताते हैं, और उस संस्कृति को कहते हैं ग्रामीण संस्कृति। क्या कहते हैं उसको? ग्रामीण संस्कृति, या इसको अनुवर्ती संस्कृति भी कह सकते हैं हम। अनुवर्ती संस्कृति, अनुवर्ती संस्कृति भी हम इसको कह सकते हैं कि यानी कि जब विकसित हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो एक ऐसी संस्कृति अस्तित्व में आई जिसको हम ग्रामीण संस्कृति भी कह सकते हैं और अनुवर्ती संस्कृति भी कह सकते हैं। उस संस्कृति के साक्ष्य हमें मिले कहाँ पर? झागर एवं झुकर संस्कृति जो है ये है सिंध में। कहाँ पर थी ये? सिंध में। तो सिंध में हमें ये इस संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जब हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति समाप्त हो गई तो फिर झूकर और झागर संस्कृति का विकास हुआ, और ये संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति कही जाती है। अब ये परिवर्तन कैसे हुए? ये इतने सारे परिवर्तन जिनके बारे में हमने बात की, ये कैसे हुए, इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, अब ये परिवर्तन क्यों हुए भाई, यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों गए, इसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह जाने के अलावा उनकी जो संरचनाएं थी उनका बनना बंद क्यों हो गया, बड़ी संरचनाओं के साथ साथ अनुष्ठानिक चीज़ें हैं उनका भी बंद हो गया, इसके अलावा शिल्प विशेषज्ञता समाप्त हो गई, मोहरें समाप्त हो गई, मृदभांड समाप्त हो गए, बांटे समाप्त हो गए, ऐसा क्यों हुआ भाई? तो उसके बारे में भी व्याख्याएं दी गई है कि भाई इसके पीछे क्या कारण है। तो उसके देखो, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना, मार्ग बदल लेना या भूमि का अत्यधिक उपयोग इसमें सम्मिलित है। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। यानी कि हमने पढ़ा कि मृदभांड समाप्त हो गए, शिल्प विशेषज्ञता समाप्त हो गई, मन के बनाना आदि समाप्त हो गई, मोहरे समाप्त हो गया, विशाल या बड़ी संरचनाएं बनना समाप्त हो गया, पूरी तरह से संरचनाओं का ह्रास हुआ। इसके क्या कारण थे? अब उनके कारण के बारे में बताया गया है। देखो, पहला है जलवायु परिवर्तन। क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन, यानी कि इस वजह से ऐसा हुआ होगा। दूसरा है वनों की कटाई। वनों की कटाई की वजह से उस सभ्यता का विनाश हुआ होगा, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना प्रारंभ होंगे। अत्यधिक बाढ़ आ गई होगी। तीसरा बिंदु क्या है? अत्यधिक बाढ़, यानी कि पानी ज़्यादा आ गया, अत्यधिक बाढ़ आ गई होगी। इसके अलावा नदियों का सूख जाना, ये भी हो सकता है। नदियों का सूख जाना, यानी कि नदियाँ सूख गई होंगी, अकाल पड़ा होगा। यानी कि दोनों चीज़ें हो रही है, बाढ़ भी हो सकता है, अकाल भी हो सकता है, नदियाँ सूख भी सकती हैं। इसके अलावा नदियों का मार्ग बदल लेना, ये भी हो सकता था। नदियों का मार्ग बदल लेना, ये भी हो सकता है भाई, नदियों ने मार्ग बदल लिया हो तो इस सभ्यता का विनाश हो गया हो। इसके अलावा भूमि का अत्यधिक उपयोग, ये भी हो सकता है। भूमि का अत्यधिक उपयोग, ये सारे बिंदु इसमें शामिल हैं।
इनमें से कुछ कारण बस्तियों के संदर्भ में सही हो सकते हैं, यानी कि ऐसे बताया गया है कि भाई जलवायु परिवर्तन हो गया होगा, इसलिए सभ्यता का विनाश हो गया, वनों की कटाई हुई होगी, अत्यधिक बाढ़ आ गई होगी, नदियाँ सूख गई होंगी, नदियों ने मार्ग बदल लिया होगा, भूमि का अत्यधिक उपयोग हुआ होगा। कारण सारे ही सही हैं, हो सकता है कुछ न कुछ कारण हुआ हो, लेकिन पूरी बस्ती में पूरी हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश है केवल एक कारण से हुआ ऐसा संभव नहीं है। यानी कि हम किसी भी कारण को ले, देखो अत्यधिक बाढ़ आई, तो हम क्या ऐसा मान सकते हैं कि पूरी हड़प्पा सभ्यता में ही एक साथ बाढ़ आ गई? तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसा इन्होंने इसीलिए कहा है कि भाई कुछ जगह के लिए कुछ कारण उपयुक्त हो सकते हैं, लेकिन पूरी सभ्यता के विनाश के लिए कोई एक कारण उपयुक्त नहीं बैठता। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। मोहरें, लिपि, विशिष्ट मनकों तथा मृद भांडों का लोप हो गया। मानकीकृत बांट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बांटों के प्रयोग और शहरों के पतन परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है कि उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्राब्दी यानी कि लगभग 1000 से अधिक वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ी। यानी कि शहर नष्ट हो गए, एक प्रकार से क्या माना गया, शहर नष्ट हो गए, यानी सभ्यता नष्ट हो गई तो शहर भी नष्ट हो गए। उसके बाद आ गई ग्रामीण सभ्यता, जिसके बारे में हमने बात की थी, अनुवर्ती सभ्यता या ग्रामीण सभ्यता जिसको कहते हैं झाकर या जोकर या झागर संस्कृति जिसको कहते हैं, सिंध में जिसका विकास हुआ था। तो हमें दोबारा शहरों की स्थापना के लिए ऐसा माना गया कि दोबारा शहर जब स्थापित हुए तो लगभग 1000 वर्ष का समय उसमें लगा। यानी कि गंगा घाटी के आसपास जब महाजनपद काल आया तो इनका मानना है कि तब शहरों का दोबारा अस्तित्व में आए शहर एक आक्रमण के साक्ष्य। देखो काफ़ी सारे कारण हमने देखे हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के, जैसे बाढ़ आ गई थी, नदियों ने जल मार्ग का परिवर्तन कर दिया था, या फिर सूखा हो गया था, सूखा पड़ गया था, अत्यधिक जलवायु परिवर्तन हो गया था। इसके अलावा इन सभी बिंदुओं के साथ साथ एक और बिंदु है जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, एक आक्रमण के साक्ष्य। तो डेडमैन लेन जिसके बारे में हम बात करते हैं, डेडमैन लेन एक संकरी गली है जिसको कहते हैं मुर्दों की गली, जिसको कह सकते हैं हम मुर्दों की गली, डेडमैन लेन जिसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, मुर्दों की गली, डेडमैन लेन एक संकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट परिवर्ती है, जिसकी चौड़ाई जो है 3 से 6 फीट है। वह बिंदु जहां गली पश्चिम की ओर मुड़ती है 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती और हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली थी। ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में थी। यह धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। ये इस प्रकार से मतलब लोग बाग इसमें पड़े हुए मिले हैं, तो इसीलिए इसका नाम भी डेडमैन लेन रख दिया गया, यानी कि मृतकों की गली या मुर्दों की गली इसको कहा गया, मुर्दों की गली। इसी के आधार पर ये लिखा है जॉन मार्शल ने। किसने लिखा है ये? जॉन मार्शल ने। उनकी पुस्तक है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ये याद रखना है। ये पुस्तक किसकी है भाई? जॉन मार्शल की। पुस्तक का नाम क्या है? मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। इसमें इन्होंने इसके बारे में लिखा है कि भाई इस तरह से एक मुर्दों की गली मिली है, डेडमैन लेन मिली है। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थिपंजर मिले हैं और आभूषण सहित मिले थे जो उन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। कब? 1925 में। ध्यान रखना है, कब? 1925 में। कितने लोगों के अस्थिपंजर मिले? 16 लोगों को। कहाँ से मिले? इसी डेडमैन लेन से। बहुत समय पश्चात 1947 में REM व्हीलर ने, जो कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, अब इसी के संदर्भ में आगे पढ़ते हैं। देखो, बहुत समय पश्चात यानी 1947 में REM व्हीलर, रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर, रॉबर्ट एरिक मार्टिमर
व्हीलर इसका पूरा नाम है। इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे ये उस समय, 1944 से 1948 तक रहे थे ये। इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों के संबंध स्थापित करने का प्रयास इन्होंने किया था। ऋग्वेद के साथ या प्राचीन जो परंपराएं थी उनके साथ किसने किया भाई? मार्टिमर व्हीलर महोदय के द्वारा। और इन्होंने क्या कहा? ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है, ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है। पुर शब्द का अर्थ होता है प्राचीन, नहीं सॉरी प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया है। यानी कि ये अनुमान लगा रहे हैं कि भाई ऋग्वेद में पुर शब्द का जो उल्लेख हुआ है, पुर गढ़ या किलों के लिए पुर कहा गया है, और पुरों को जो ढहाने वाला था, विध्वंस करने वाला था, वो था पुरंदर। और पुरंदर किसको कहा गया है? इंद्र को। तो हो सकता है इंद्र ने आक्रमण किया हो। इस संदर्भ में देखो ये आगे क्या कहते हैं कि ये दुर्ग कहाँ है या थे। पहले यह माना गया कि ये मिथक मात्र थे। हड़प्पा में हाल में हुए उत्खनन ने मानव परिदृश्य बदल दिया है। यहाँ मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं जिसमें अप्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियाँ की गई थी। अनार्य सभ्यता यानी इससे पहले अनार्य सभ्यता जिसमें विभिन्न प्रकार एक विकसित सभ्यता हमें मिली है जिसके द्वारा विशाल किलेबंदियाँ की गई थी। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई? हो सकता है जलवायु संबंधी, आर्थिक अथवा राजनीतिक हाशिए से कमजोर किया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यानी कि आक्रमण, और वो भी जानबूझकर किया गया आक्रमण। इस बात को कौन मान रहा है, कौन बता रहा है इस मत को? मार्टिमर व्हीलर। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया। पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। REM व्हीलर, हड़प्पा 1946 में इन्होंने इसकी पुस्तक है, और REM व्हीलर ने तो इंद्र को जिम्मेदार माना है भाई, इंद्र के आक्रमण को। हड़प्पा सभ्यता के पतन में इंद्र के आक्रमण को जिम्मेदार माना है किसने? REM व्हीलर ने। इसने कहा है कि भाई इंद्र ने आक्रमण किया होगा, नरसंहार किया, जनसंहार किया, और फिर इसी सभ्यता का पतन हुआ। ये मानना था किसका? REM व्हीलर का। इन्होंने लिखा भी है हड़प्पा 1946 में। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबंध नहीं थे। अब देखो, अभी तक हम पढ़ रहे थे आक्रमण के साक्ष्य, यानी कि किस तरह से हमें 16 लोगों के अस्थिपंजर मिले, और वो भी ऐसी अवस्था में मिले जैसे कोई आड़ा पड़ा हुआ है, कोई तिरछा पड़ा हुआ है, किसी के गले में आभूषण है, हाथ पैरों में आभूषण है, और फिर भी उसकी जो समाधि है या उसको दफनाया गया है उसके सबको। तो इस प्रकार से ऐसी परिस्थितियां मिली जिससे व्हीलर महोदय ने हमें बताया कि इंद्र ने आक्रमण किया और आक्रमण से ही हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। लेकिन अब आगे जब चलते हैं तो जॉर्ज डेल्स नाम के पुरातत्वविद थे। इन्होंने इस बात का खंडन किया है। इन्होंने कैसे किया है? इन्होंने कहा है कि ये जो अस्थिपंजर मिले हैं ये सब एक काल के नहीं हैं। हालांकि इनमें से 2 से निश्चित रूप में नरसंहार के संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली हैं वे इंगित करती हैं कि ये अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए समाधान थे। मतलब ऐसा नहीं है कि आक्रमण किया हो, ये जो समाधान बनाए गए थे अत्यंत लापरवाही और श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए थे। शहर के अंतिम काल से संबंध विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं मिले हैं। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के सब नहीं है, और दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये इन्होंने बताया है, अपने खंडन किया है डेल्स ने। किसका खंडन किया है? मार्टिमर व्हीलर ने जो बताया था उस व्यवस्था का, इन्होंने उस आक्रमण का, इंद्र के आक्रमण का इन्होंने खंडन किया है। क्या क्या कारण बताए इन्होंने? देखो, उन्होंने बताया था कि भाई एक बड़ा विनाश हुआ, जनसंहार हुआ, नरसंहार हुआ था, आक्रमण किया गया था इंद्र के द्वारा। तो इन्होंने खंडन किया है। डेल्स ने कहा है कि अस्थिपंजर जो उसने बताए हैं वो सब एक काल के नहीं है, यानी अलग अलग समय के हैं। इसके अलावा ये जो सब बताए गए हैं ये बिल्कुल लापरवाही और श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए थे। इसके अलावा शहर के अंतिम काल से विनाश स्तर का कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा व्यापक स्तर पर अग्निकांड के सबूत भी नहीं मिले हैं। इसके अलावा अगर कुछ ऐसा हुआ है, आक्रमण किया होगा, कुछ सैनिक भी तो होंगे, कोई सैनिक भी तो मरा होगा वहाँ, कवचधारी सैनिक नहीं मिल रहे हैं।
इसके अलावा दुर्ग जो कि एकमात्र भाग था सुरक्षा का, यानी जहाँ चारों ओर दीवार थी, तो लोग बाग जब मरेंगे तो सीधी सी बात है आत्मरक्षा के लिए कहीं भी जाएंगे। तो दुर्ग में ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं कि लोगों ने आत्मरक्षा के लिए वहाँ गए हों, प्रयास किया हो ऐसा। तो यानी कि इन्होंने जीएफ डेल्स ने अपनी पुस्तक द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो, ये इनकी पुस्तक है, ये भी याद रखनी है आपको भाई, महत्वपूर्ण है ये पुस्तक। किसकी है? जीएफ डेल्स की। पुस्तक का नाम है द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो, यानी भ्रामक नरसंहार जिसको कहा गया है, यानी भ्रामक नरसंहार जिसको कहा गया है, ये जीएफ डेल्स की पुस्तक है। और इसमें इन्होंने इस बात का खंडन किया है, व्हीलर ने जो इंद्र को अभियुक्त माना है, इस बात का खंडन किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तथ्यों का सावधानी पूर्वक पुनर्निरीक्षण कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं को पूरी तरह से उलट देता है। बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा मार्टिमर व्हीलर का जब हम अध्ययन कर रहे थे, तो जब तक मार्टिमर व्हीलर का अध्ययन कर रहे थे तब तक हमारे दिमाग में कोई और विचार नहीं थे। हो सकता है भाई प्रूफ भी मिल रहे हैं, जैसा व्हीलर ने कहा इंद्र ने आक्रमण किया, बिल्कुल किया, सब जो इधर उधर पड़े हुए थे, बिखरे मिले थे, समाधान उससे भी पता चल रहा था, आभूषण भी पहने हुए थे, ऐसी अवस्था में थे जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आक्रमण किया होगा। लेकिन जब हमने डेल्स महोदय के बारे में पढ़ा तो इन्होंने इनका खंडन कर दिया। तो इसलिए इतिहास में किसी भी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए, पूरी तथ्य और खोजबीन होने के बाद ही उन पर भरोसा करना चाहिए। ये हमारे पहले अध्याय का तीसरा भाग था। अब हम इसके बाद चौथा भाग लेके आएंगे और इसी के नोट्स भी हम आपको अभी बता देते हैं 10 मिनट में या 5 मिनट में। इससे पहले जो हमने आज पढ़ा है उसके नोट्स हम आपको बता देते हैं, क्योंकि नोट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। थोड़े से समय में ही आपको पूरा रिवीजन हो जाता है जो भी आपने पढ़ा है उसका। आज हमने जो अध्ययन किया उसी के ये नोट्स है। मैं प्रत्येक क्लास के बाद इस तरह के नोट्स बनाता हूँ। उससे क्या है कि जो स्कूली विद्यार्थी है उनके लिए आसानी होती है, वो इनको एक नोट्स के ढंग से समझने में उनको दिक्कत नहीं आती। थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है इनको पढ़ने में, लेकिन ये वही है जो हमने अभी विस्तृत रूप से पढ़ा, उसका थोड़ा सा शॉर्ट्स नोट्स जो है वो ज़रूरी है। आपको ये नोट्स क्या सही लगते हैं या फिर इनकी ज़रूरत नहीं है? जिस हिसाब से भी हो, आप लोग वीडियो जब देखते हो तो उसमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ईंट मन के अस्थियाँ आज जो देखा है उसका मोहरे लिपि तथा बाँट, मोहरे तथा मुद्रांकन। मोहरे तथा मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था, जैसा कि हमने पढ़ा। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का पता चलता है, बिल्कुल सही है। रोपड़ पंजाब में है, वहाँ से एक मुद्रांकन मिला है जिसकी मोहर हमने देखी थी। एक रहस्यमयी लिपि, तो हड़प्पाई लिपि के बारे में बात करते हैं तो ये एक रहस्यमयी लिपि कही जाती है। हड़प्पाई मोहरों पर कुछ लिखा हुआ है जो संभवतः मालिक के नाम में पद को दर्शाता है, हमने अभी पढ़ा था। विद्वानों का कहना है कि इन पर बना जानवर का चित्र संभवतः अनपढ़ लोगों को समझाने के लिए बनाया गया सांकेतिक रूप होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं, सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह हैं। कितने हैं भाई? 26। हड़प्पाई लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ये भी बिल्कुल सही है। हम लिपि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हड़प्पाई लिपि वर्णमालीय लिपि नहीं थी, जैसा हमने पढ़ा। वर्णमालीय लिपि ये नहीं थी क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से और 400 शब्द है इसमें। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि हमने देखा कि कुछ मोहरों पर दाईं ओर थोड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित हैं। मोहरे, तांबे के औजार, मर्तबानों के अंबर, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ, आभूषण, अस्थि छड़े एवं सूचना पट्ट ये मिले हैं और हड़प्पाई लिपि जो है इन पर लिखी हुई है। इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है, क्या साक्षरता व्यापक थी? बिल्कुल, ऐसी चीज़ें मिली है तो अनुमान लगा सकते हैं। बाँटों के बारे में बात करते हैं तो बाँट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? चर्ट नामक पत्थर से, हमने इसके बारे में पढ़ा था। बाँटों का आकार कैसा होता था? घनाकार। बाँटों पर किसी प्रकार का कोई निशान नहीं होता था। इन बाँटों के निचले जो मानदंड है द्विआधारीय बाइनरी सिस्टम पर थे, जैसे हमने बताया डबल होते जाते हैं, 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 12,800 तक ये जाते हैं। इसके अलावा बाँटों के ऊपरी मानदंड जो है वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थे, यानी कि डेसिमल सिस्टम पर इसका अनुसरण करते हैं। छोटे बाँटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी हमें मिले हैं। आगे देखते हैं प्राचीन सत्ता। तो बहुत सी हड़प्पाई वस्तुओं में असाधारण एक रूपता देखने को मिलती है, जैसे कि मृदबांड, मोहरे, बाँट, ईंटें, यानी कि एक जैसे मिले हैं पूरी सभ्यता में।
जम्मू से गुजरात तक ईंटों का आकार एक समान है, जैसे हमने पढ़ा था 4:2:1 की ईंटें मिली है। बस्तियां विशेष स्थान पर आवश्यकता के अनुसार बसाई गई थी, जैसे कि लोथल, चनोद्रो इत्यादि। यानी कि जहाँ जिस प्रकार की कच्ची बस्ती थी, जहाँ जिस प्रकार का शिल्प उत्पादन होता था, उसी प्रकार की वहाँ पर बस्तियाँ बसा दी गई थी। प्रासाद तथा शासक के बारे में बात करते हैं तो विशाल भवन मिला है। अब विशाल भवन को प्रासाद की संज्ञा दी है, लेकिन इससे संबंधित कोई अवशेष नहीं मिले हैं। बात करी जाए सत्ता के बारे में तो ज़्यादा जानकारी पुरातत्वविदों के द्वारा हमें कोई भी प्रदान नहीं की गई है। एक की पत्थर की मूर्ति जो पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, उसको पुरोहित राजा भी इसलिए कहा गया है क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता में पुरोहित राजा होता था, इसलिए यहाँ की जो सभ्यता है उसको भी उन्होंने ऐसे ही बोला है। हड़प्पा सभ्यता की आनुष्ठानिक परंपराएं ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकती हैं या समझी नहीं जा सकी हैं, और ये पता नहीं लगाया जा सका है कि क्या अनुष्ठानिक जो यज्ञ हैं आदि हैं इनको पूरा करने वाले व्यक्ति ही जो है सत्ता संभालते थे। हड़प्पाई शासकों के बारे में पुरातत्वविदों के द्वारा 3 प्रकार की धारणा बनाई गई है। पहली यह है कि कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे, सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। सभी की सामाजिक स्थिति समान थी यानी शासक नहीं थे। हमने जो पहले अध्ययन करवाया था उसमें पहला जो बिंदु था शायद उसमें हमने बताया कि शासक थे, जबकि पहला जो है ये त्रुटि सुधार है, ये मानते हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। जो पहला हमने बिंदु बताया था उसमें शायद बताया था हमने कि शासक थे, लेकिन अब इसको करेक्शन कर लीजिए आप। पहला जो पुरातत्वविद वर्ग है वो कहता है कि शासक नहीं थे, शासक नहीं थे, और सभी जो सामाजिक व्यवस्थाएं वो समान थी। दूसरा जो वर्ग है वो ये कहता है कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, यानी कि हड़प्पा में अलग, मोहनजोदड़ो में अलग, चनोदड़ो में अलग, लोथल में अलग, इस तरह से सभी जगह अलग अलग शासक थे। और तीसरा जो वर्ग है वो कहता है कि एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं से हमें पता चलता है, यानी कि सारी जो पुरावस्तुएं, मोहरे ले लो, ईंट ले लो, मनके ले लो, इसके अलावा भवन निर्माण की कला ले लो, सारी चीज़ें जो एक जैसी मिली है, तो इससे पता चलता है कि एक ही राज्य था। सभ्यता के अंत के बारे में हम बात करते हैं तो लगभग 1800 ईसा पूर्व तक हमने देखा चोलिस्तान में अधिकांश जो विकसित हड़प्पा स्थल थे वो समाप्त हो गए थे, इनको त्याग दिया गया था। इनके बाद लोग कहाँ गए? ज़्यादातर गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग गए, वहाँ पर नई बस्तियाँ बसी। सभ्यता का अंत जो हुआ था वो धीरे धीरे कुछ परिवर्तनों के कारण से हुआ। अब क्या क्या परिवर्तन हुए? जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु समाप्त हो गई, बांटो मोहरे समाप्त हो गई, विशिष्ट मनके समाप्त हो गए, लेखन कला समाप्त हो गई, लंबी दूरी का व्यापार समाप्त हो गया, शिल्प विशेषज्ञता समाप्त हो गई, आवास निर्माण की तकनीक थी वो भी खत्म हुई, उनमें भी कमी आई, बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण बंद हो गया। यानी कि ये कारण थे जिनकी वजह से इस सभ्यता का धीरे धीरे पतन होना स्टार्ट हुआ। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद एक ग्रामीण सभ्यता या संस्कृति का उदय हुआ, जिसे उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति, अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। इन्हें झूंकर संस्कृति कहा जा सकता है, यानी कि एक पूरी तरह से ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ। पतन के संदर्भ में जो कारण बताए गए उनमें देखो, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना, नदियों का मार्ग बदल लेना, भूमि का अत्यधिक उपयोग, यानी ये कारण बताए गए हैं जिस वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ। इनमें जो कारण दिए गए उनमें कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, लेकिन पूरी सभ्यता के पतन में कोई कारण, जैसे पूरी सभ्यता के पतन में हमने अध्ययन किया था कि एक ही कारण अगर पूरी सभ्यता के पतन में आता है तो ये बिल्कुल प्रतीत सही नहीं होता। पुस्तकें देखो, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, जॉन मार्शल की, द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो, भ्रामक नरसंहार जिसको कहा गया हमने अभी देखा था, G.F. डेल्स की, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, S.N. राव, यानी इन्होंने आगे वर्णन आएगा इनके बारे में भी थोड़ा सा, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, ये R.E.M. व्हीलर की है। इसके अलावा हड़प्पा 1946, ये भी R.E.M. व्हीलर की है, ये आपको याद रखनी है। और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये किताबें बहुत महत्व रखती हैं, इस प्रकार की पुस्तकें आती रहती हैं। डेड मैन लैन के बारे में हमने पढ़ा, मृतकों की गली कहाँ से मिली है भाई? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें कितने लोगों के अस्थि पंजर मिले हैं भाई? 16। कितने? 16। और कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से ये अवशेष मिले हैं। इन्होंने मृत्यु के समय आभूषण पहने हुए थे। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, इनकी जो पुस्तक है इसमें डेड मैन लैन का इन्होंने उल्लेख किया है। इसके अलावा R.E.M. व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा जैसी विशाल और
सुदृढ़ व्यवस्था का अंत किसी प्राकृतिक आर्थिक कारण से नहीं बल्कि एक सुनियोजित आक्रमण, जो इंद्र का आक्रमण माना है इन्होंने, इसी के लिए इंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। कहा भी है कि नरसंहार हुआ है, पुरुषों को, महिलाओं को, बच्चों को उनके द्वारा मारा गया है। और इंद्र को कहा भी जाता है पुरंदर, जो किलों को नष्ट करने वाला है, इसलिए उसने आक्रमण किया। इसके बाद इसने जो आक्रमण किया था इसका G.F. डेल्स के द्वारा जो खंडन किया गया है, किसके द्वारा? G.F. डेल्स के द्वारा। और इन्होंने खंडन में क्या कहा है कि भाई इन्होंने जो तर्क इन्होंने दिए थे इनका इन्होंने खंडन किया है कि मोहनजोदड़ो में मिले सभी अस्थिपंजर जो है एक कालखंड के नहीं है। दूसरा, अधिकांश शवों की कब्रें लापरवाही से बनाई गई प्रतीत होती हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। अग्निकांड या विनाश के विपक्ष में कहा गया कि हथियारों के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, किसी भी कवचधारी सैनिकों के शव नहीं मिले हैं, और दुर्ग जो एकमात्र सुरक्षा की जगह थी वहाँ अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इस प्रकार से हमने इसका हल्का सा रिवीजन किया। 5-7 मिनट हमें इसमें भी लगे, लेकिन इन नोट्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को कैसा लगता है ये नोट्स बनाना, इसका व्याख्या करना, या फिर हमारी क्लास कैसी लगती है? आप लोगों से उम्मीद है कि आपके जो भी साथी है कक्षा 12 में अध्ययनरत है या इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी आप इस हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करें। आपके वीडियो देखने से और व्यूज़ आपके वीडियो देखने से या फिर आपके कमेंट्स आने से हमें आत्मबल मिलता है। मुझे उम्मीद है आप लोग इसी तरह हमारा साथ देते रहोगे। धन्यवाद।